किसी भी यूकैरियोटिक सेल में अगर मैं राइबोसोम के बारे में बात करता हूं तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होते हैं वो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दोनों होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S होता है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S 80S दोनों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S होते हैं। वही राइबोसोम जो बैक्टीरिया में होते हैं। बाकी सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, 80S होते हैं। यानी बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम जो होते हैं वहां मौजूद होते हैं। अब जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम देते हैं बेटा, फ्रेट मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स। क्या होते हैं, तो पिगमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और अगर मैं पिगमेंट के बारे में बात करूं, यानी कि क्लोरोफिल के बारे में बात करूं, तो क्लोरोफिल बेटा जो होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन दोनों से एसोसिएटेड होता है। और उसके अलावा जो पिगमेंट होते हैं जैसे कैरोटीनॉइड वगैरह पिगमेंट भी पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन नहीं होता, सिर्फ लिपिड होता है। यानी क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद लिपिड एंड प्रोटीन एंड कैरोटीनॉइड इज ओनली एसोसिएटेड विद लिपिड। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। एक ग्रैनम में 20 से 50 थाइलाकॉइड हो सकते हैं। डिस्क शेप के होते हैं। एक ग्रैनम में 20 से 50 जो है थाइलाकॉइड यहाँ पर हो सकते हैं। और हर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, पिगमेंट देखने को मिलेगा। थाइलाकॉइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। इसके अलावा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है। उसी मेम्ब्रेन में कपलिंग फैक्टर पाए जाते हैं, F0 F1 जो ATP का सिंथेसिस करते हैं, ATP सिंथेस बोलते हैं उसको, ये वहीं पाए जाते हैं। अब तुमसे कोई पूछे कि भैया ये जो फोटो सिस्टम मैंने बताया था आपको, ये जो फोटो सिस्टम होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फोटो सिस्टम में सबसे पहली बात क्या होता है बेटा, रिएक्शन सेंटर होता है। क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। लाइट को कैप्चर करने के लिए एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जो एंटीना जो कैप्चर करने का काम करते हैं, और उसके बाद से उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी फास्फोराइलेशन जो होता है वो F0 F1 में होता है, जहाँ से फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बारे में एक बात जान लेना कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पूरे के पूरे जो तुम्हारा थाइलाकॉइड होता है, स्ट्रोमा होता है या थाइलाकॉइड होता है, वो वहाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लिख लो कि साइटोक्रोम B6F इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्ट्रोमा एंड ग्रैनल थाइलाकॉइड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कहाँ, स्ट्रोमा में एंड ग्रैनल थाइलाकॉइड में। अगर हम लोग पिगमेंट के बारे में बात करें, चाहे क्लोरोफिल हो, कैरोटीनॉइड हो, कोई भी हो, तमाम तरह के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, E भी होता है, कैरोटीनॉइड होता है। तो ये जो क्लोरोफिल आप देखते हो, इस क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा चीफ पिगमेंट, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन होता है, क्लोरोफिल A यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। यानी इसको हम लोग प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्लोरोफिल A पिगमेंट के अलावा बाकी सारे जो पिगमेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। यानी क्लोरोफिल A इज यूनिवर्सल पिगमेंट एंड बाकी सारे पिगमेंट जो होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट होते हैं। यानी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी हैंडओवर कर देते हैं क्लोरोफिल A को। क्लोरोफिल A जो होता है प्राइमरी है, कोई कहीं से भी लाएगा वो ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरोफिल A को, है ना। और क्लोरोफिल A का जो मॉलिक्यूल होता है वो बिहेव करता है एज अ रिएक्शन सेंटर, किसकी तरह। अब वो रिएक्शन सेंटर बेटा कुछ भी हो सकता है, P700 भी हो सकता है, P680 भी हो सकता है। फोटो सिस्टम 1 के केस में P700 होता है, अब फोटो सिस्टम 2 के केस में P680 होता है। रिएक्शन सेंटर डिपेंड करता है कौन सा है, ठीक है ना, फोटो सिस्टम कौन सा है, ये चीज़ होती है।
अगर मैं बात करूं बेटा इनके अमाउंट की, तो जो क्लोरोफिल बी आप जानते हो, क्लोरोफिल बी, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो होता है वो टोटल क्लोरोफिल का 1/4 होता है। यानी सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए है, फिर सबसे उसके बाद 1/4 क्लोरोफिल बी भी होता है। ठीक है ना। तो क्लोरोफिल बी जो होता है वो चाहे कोई भी प्लांट हो, ग्रीन पार्ट हो, वहाँ पर क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता ही है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए जैसा मिलता जुलता कुछ होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। सुन लो मेरी बात, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए से मिलता जुलता पिगमेंट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या बोल सकते हो बैक्टीरियो वर्डीन। तो बैक्टीरिया में इसकी मदद से फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डीन, ये होते हैं जो है पिगमेंट्स जो कि मौजूद होते हैं तुम्हारे बैक्टीरिया में। आप में से पता नहीं बहुत सारे लोगों को फार्मूला पता है कि नहीं पता है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का, लेकिन जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि 5 एलिमेंट होते हैं क्लोरोफिल में, एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, 4 1 5। कौन, CHON, कौन, Mg, ठीक है, C55, H72, O5, N4 और एक ही मैग्नीशियम। 55 72 5 4 मैग्नीशियम, ये फार्मूला होता है क्लोरोफिल ए का। और 55 70 6 4 मैग्नीशियम, ये फार्मूला होता है क्लोरोफिल बी का, यानी CHONMG। Mg बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के लिए। और क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो टैडपोल लाइक होता है। जैसे टैडपोल होता है ना फ्रॉग का लार्वल स्टेज, तो उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें हेड होता है और टेल होती है। कहीं कहीं आपको एग्जाम में नाम देखने को मिलता है कि हेड किससे बना होता है, खास करके CET वगैरह में, तो हेड बना होता है पॉरफायरिन का, पॉरफायरिन, और टेल रीजन बना होता है फाइटॉल का। हेड रीजन होता है पॉरफायरिन का और टेल रीजन होता है फाइटॉल का। ठीक है ना। तो पॉरफायरिन और फाइटॉल, ये दो तरह के रिंग यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अगर बेटा क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहा हूँ तो याद रखिए इसका कोर जो होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है। मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम बना होता है। अगर मैग्नीशियम ना रहे तो क्या होगा, अगर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम ना रहे तो क्या होगा, तो बन जाएगा वो फियोफाइटीन। वही फियोफाइटीन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसको स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बोलते हैं। फियोफाइटीन बन जाता है। यानी क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम हटा दो तो बन जाता है फियोफाइटीन, और यही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। जितना अमाउंट ऑफ लाइट डिफरेंट वेवलेंथ में एब्जॉर्ब किया जाता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे क्लोरोफिल ए ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, मोर वेवलेंथ, रेड लाइट, खास करके रेड। क्लोरोफिल ज़्यादा कौन सा एब्जॉर्ब करता है, रेड, है ना। ब्लू भी करता है लेकिन ज़्यादा कौन सा करता है, रेड करता है। और क्लोरोफिल ज़्यादा जो है वायलेट ब्लू करता है। ये बात है यहाँ पर देखने मिलती है। और उसी लाइट में बेटा डिफरेंट वेवलेंथ लाइट में कितना फोटोसिंथेसिस हुई है उसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ये सारी चीज़ें होती हैं। पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स का भी नाम सुनते हो, थोड़ा सा ये कैरेट कलर जो होता है उसके नाम पे पड़ा हुआ है, येलो टू येलो ऑरेंज, थोड़ा रेडिश कलर का होगा। इसमें बेटा कैरोटीन और जेंथोफिल आते हैं। जैसे आप प्लांट किंगडम में फ्यूकोजेंथीन का नाम सुने होंगे, वो भी क्या होता है, जेंथोफिल होता है ना। जैसे आप कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो कैरोटीनॉइड्स प्योरली ऑरेंज कलर होता है ना। और कैरोटीनॉइड्स में मैग्नीशियम नहीं होता है, सिर्फ कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। कार्बन 40 C40 H56 फार्मूला है किसका, कैरोटीन का, C40 H56। टमाटर का कलर लाल लाल देखते हो ना, टोमेटो का, चिली का, वो जो आते हैं तुम्हारे बेल पेपर, तो उनका कलर जो होता है डिफरेंट, वो तुम्हारा इसी की वजह से होता है।
लाइकोपीन, तो कैरोटीन का एक पिगमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकोपीन। और सबसे कॉमन कैरोटीन बता दूं वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन सबसे कॉमन हो जाएगा। और अगर आप बीटा कैरोटीन में बेटा वाटर मिला दीजिए, बीटा कैरोटीन प्लस H2O, तो विटामिन ए बन जाता है। बीटा कैरोटीन प्लस विटामिन ए, सॉरी बीटा कैरोटीन प्लस H2O गिव्स विटामिन ए। जेंथोफिल के बारे में बात करें, जेंथोफिल येलोइस होता है और इसके पास कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बेटा ऑक्सीजन भी होता है और ये कैरोटीन से ही बनता है। जेंथोफिल इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन। जैसे एग्जांपल ग्रुप में फ्यूकोजेंथीन, ल्यूटीन, ये सब एग्जांपल देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, जो आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो बेटा वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें एंटीना मॉलिक्यूल होता है, कोर मॉलिक्यूल होता है। एंटीना मॉलिक्यूल जो होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं और जो कोर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, हैंडओवर करते हैं वो उसको रिएक्शन सेंटर को। एक्साइटेड जो एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो कोर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्साइटेड एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं। कहीं कहीं आपकी बुक में भी रिएक्शन सेंटर को एक और नाम दिया गया है, फोटो सेंटर। क्या? फोटो सेंटर दिया गया है। और रिएक्शन सेंटर जो होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है लॉन्गर वेवलेंथ की, खुद भी वो एब्जॉर्ब करता है लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को। और एंटीना मॉलिक्यूल चीज़ों को लेकर कोर मॉलिक्यूल को दे देते हैं और उसके बाद से वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटो सेंटर यानी रिएक्शन सेंटर द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। हमेशा इस प्रोसेस के लिए एक रेगुलर इलेक्ट्रॉन सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो फोटो सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो फोटो सिस्टम 1 में ज़्यादा क्लोरोफिल ए होता है। बाकी सारे पिगमेंट होते हैं बट फोटो सिस्टम 1 में मैं आपको जो अभी नॉलेज दे रहा हूँ बहुत ही डेप्थ में दे रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने करे हैं, बनाए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ भी चुके हैं और बिल्कुल आपका इच्छा है तो आप उसको नोट भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग हैंड में, फास्ट हैंड में आप उसको काम करोगे। फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए की मात्रा ज़्यादा होती है, बाकी सारे पिगमेंट होते हैं, है ना। अब फोटो सिस्टम 1 बना किससे होगा बेटा? तो फोटो सिस्टम 1 फोटो सेंटर से बना होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 से बना होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर से बना होगा। तो P700 वो होता है आपका। और इसके बाद से हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन को लेता है फोटो सिस्टम 2 से, और इलेक्ट्रॉन आएंगे वहाँ से और ले जाता है NADP+ तक और वहाँ पर वो NADPH का फॉर्मेशन करवाता है अगर वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पता है, फोटो सिस्टम 2 भी होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी होते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 में जो होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद होता है और रिड्यूसिंग एजेंट और कोई नहीं होता जो रिड्यूस करता है NADP और NADPH में, वो स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल ए के, है ना। रिड्यूस करते हैं ना, NADP रिडक्टेज रिड्यूसिंग होता है ना। और उसके अलावा बेटा उसमें क्या मौजूद होता है? आयरन सल्फर FeS, क्या FeS प्रोटीन होता है, फेरोडॉक्सिन होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है, प्लास्टोसाइनिन होता है। ये सब चीज़ें जो है फोटो सिस्टम यहाँ पर 1 में इन्वॉल्व होती हैं। फोटो सिस्टम 1 जो होता है बेटा साइक्लिक में भी होता है और नॉन साइक्लिक में भी होता है, लेकिन साइक्लिक में वो अकेला होता है। फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक में अकेला होता है और नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 के साथ होता है, पता है ना। फोटो सिस्टम 1 जो होता है बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकेले करवा सकता है, इंडिपेंडेंटली इतना कैपेबल होता है फोटो सिस्टम 1। अगर फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात करें बेटा तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की मात्रा इक्वल होती है। फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की मात्रा क्या होती है? इक्वल होती है। कहीं भी अगर भूल चूक जाना तो सुन लेना, एक बार तुम्हें मिल जाएगा, एक बार फिर से सुन लेना, फिर बोलना तो फिर सुन लेना। फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। अंदर की तरफ होता है फोटो सिस्टम 2, थोड़ा सा वो अप्रेस्ड पार्ट की तरफ होता है, और फोटो सिस्टम वो जो होता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट की तरफ होता है। फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये भी फोटो सेंटर से बना होगा, इसमें भी तुम्हारे जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 होंगे। हाँ, एक बात स्पेशल है कि फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है?
तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में क्या आता है बेटा, कैल्शियम आते हैं, क्लोरीन आता है और मैग्नीज आता है। कैल्शियम क्लोरीन प्लस मैग्नीज इक्वल टू ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग OEC बोलते हैं इसको, जो ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, पानी को ब्रेक करते हैं। पानी टूटेगा यहीं, अगर ये तीनों एलिमेंट ना रहे तो पानी ही नहीं ब्रेक होगा, मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम, तभी ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो फोटो सिस्टम 2 में बेटा फियोफाइटिन पता ही आपको होगा, प्लास्टोक्विनोन होगा ही होगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता ही है, प्लास्टोसाइनिन होता ही है। प्लास्टोसाइनिन का कलर पूछता है किस कलर का होता है, तो प्लास्टोसाइनिन जो होता है बेटा ब्लू कलर्ड होता है, इट्स अ ब्लू कलर्ड कॉपर। प्लास्टोसाइनिन PC इज अ ब्लू कलर्ड कॉपर। ठीक है, ये चीज होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होगा और ऑपरेट होगा वो विद द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम 1 अंतिम में। और जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पास फोटो सिस्टम 2 पाया जाता है, याद रखिएगा, PS2 उनके पास पाया जाता है। फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर वो क्या होता है, P680। क्या, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और उनको कैप्चर करता है कौन, फियोफाइटिन। कौन, क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन। ठीक है, जब तुम्हारे घर तुम लोग घर साउंड वाउंड होंगे ना, तो साउंड में लगा सुन लिया करो, रात में सोने जाकर साउंड लगा सको। कोई बोल डांट रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रात में सोने जा रहे हो एक बार साउंड में लगा लिया, एक कोई भी सुनते रहो। खाना खा रहे हो एक बार ऑन कर लिया साउंड में, सुनते रहो, इट्स ओके, और मजा आएगा। याद रखिएगा, जब भी जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम 2 का वो होता है P680। क्या होता है, जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बन जाता है बेटा ऑक्सीडेंट। क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या बन जाता है, ऑक्सीडेंट। क्या होता है, एक बात होती है बेटा, देखो, जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बन जाता है। फियोफाइटिन का नाम सुने हो ना, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। किसको, इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद किसको देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। फोटोलिसिस जानते हो, फोटोलिसिस में क्या होता है, पानी का टूटना होता है। क्या, पानी टूटता है तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होता है तो P680 को मिलता है, और उसके बाद से प्लास्टोसाइनिन का भी नाम आप सुने हो। प्लास्टोसाइनिन वो है ब्लू कलर्ड कॉपर जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है P700 ऑफ फोटो सिस्टम 1। यानी फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं, प्लास्टोसाइनिन से। कहाँ से, प्लास्टोसाइनिन से। तो P700 बेटा जब एक्साइटेड होता है तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A को, है ना। और फिर वो जो क्लोरोफिल होते हैं वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं बेटा FES को, और उसके बाद से वो फेरोडॉक्सिन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है फिर इलेक्ट्रॉन रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ पर NADP रिड्यूस हो जाता है NADPH में। किस में, NADPH में, क्योंकि H जो आता है वो कहाँ से आता है, वो भी वाटर फोटोलिसिस से आ रहा है, वो भी पानी टूटने से ही आ रहा है, तो रिड्यूस कर देता है NADP प्लस को NADPH में। ये चीज़ें होती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जेड स्कीम। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी NADP प्लस रिडक्टेस एंजाइम ना हो, मान लो सपोज दैट अगर कोई भी NADP प्लस रिडक्टेस एंजाइम ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, NADP रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स ना हो, तो जो फेरोडॉक्सिन है FD जो है, फेरोडॉक्सिन वहाँ मौजूद है ना, फोटो सिस्टम 1 में फेरोडॉक्सिन होता है ना, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में भेज देता है। यानी कि सुनो बात, अगर कहीं गलती से NADP क्यों करना पड़ जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यही कारण है क्योंकि वहाँ पर NADP रिडक्टेस एंजाइम एब्सेंट हो जाता है। और जब NADP रिडक्टेस एंजाइम एब्सेंट हो जाता है तो वही इलेक्ट्रॉन फिर वापस से, वही इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस करने में काम करने वाला था उसी इलेक्ट्रॉन को वापस से भेज दिया जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, और वहाँ पर होने लगती है क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला वहीं वापस चला आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक। क्या बोलेंगे, साइक्लिक।
तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में यह फ़र्क होता है बेटा। साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों होते हैं। साइक्लिक में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कोई ज़रूरत नहीं है साइक्लिक वाले में, और नॉन साइक्लिक वाले में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसमें? नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक के बारे में बात करें तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलिसिस का प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि उसमें फोटो सिस्टम 2 नहीं होता है। लेकिन नॉन साइक्लिक में यहाँ पे फोटोलिसिस देखने को मिलती है। साइक्लिक जो होता है बेटा वो होता है स्ट्रोमा लैमेली में, और नॉन साइक्लिक जो होता है वो ग्रैना में होता है। साइक्लिक जो होता है वो होता है स्ट्रोमा लैमेली में, और नॉन साइक्लिक जो होता है वो ग्रैना में होता है। साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता है, और नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनते हैं। साइक्लिक जो होता है वो ऑपरेट करता है बेटा लो लाइट इंटेंसिटी में, एनारोबिक कंडीशन में, जब CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो तब, और नॉन साइक्लिक ऑप्टिमम लाइट में, एरोबिक कंडीशन में और रिच CO2 अवेलेबिलिटी में करता है। यानी सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। नॉन साइक्लिक करने के लिए सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। प्रॉपर CO2 अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर एरोबिक कंडीशन होना चाहिए, प्रॉपर ऑप्टिमम लाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस को रोकने के लिए कुछ इन्हीबिटर भी मौजूद होते हैं, जिसका एग्जांपल बेटा हो जाएगा DCMU। क्या? DCMU वेरी स्पेसिफिक होता है, ये सेंसिटिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और कहीं कहीं ये क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन को बाइंड करने से रोक देता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तो जो आपका DCMU होता है वो डिसअलाउ करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को, वो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन तक जाने के लिए रोकता है। DCMU क्या होता है? DCMU का फुल फॉर्म जो होता है डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया, डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया, या इसको डायूरियन भी बोलते हैं, डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया। ठीक है, डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया इसका फुल फॉर्म होता है, ये चीज़ होती हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जानते ही हो आप लोग। नॉन साइक्लिक आप जान ही गए हो। नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बनता है, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेक्टर एक्सेप्ट करता है नॉन साइक्लिक में थियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन को दे देता है, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, और इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के पास आता है प्लास्टोसाइनिन के थ्रू।